औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अ बुक स्टोर इन लाहौर स्टार्टेड विद 5000 उर्दू नॉवेल्स। ठीक है। इन द फर्स्ट मंथ इट सोल्ड 3/5 ऑफ इट्स स्टॉक। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ इट सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि एक्चुअली उनके पास 5000 उर्दू नॉवेल्स थे। जब उनके पास उर्दू नॉवेल्स 5000 थे तो उनने फर्स्ट मंथ से 3/5 किए। अच्छा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ इट सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। यहाँ पे बात क्या आ रही है कि पहले उन्होंने सोल्ड किया 3/5, उसके बाद एक रिमेनिंग स्टॉक बचा था, उस रिमेनिंग स्टॉक से 1/4 सेल किया। अब हाउ मैनी नॉवेल्स अब आपने फाइंड आउट ये करना है कितने नॉवेल्स लेफ्ट हुए। तो चले हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नॉवेल्स सोल्ड इन फर्स्ट मंथ, जो कि 5000 से मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास रह जाएंगे 3000। इस तरह हमने फाइंड आउट करना है रिमेनिंग, क्योंकि रिमेनिंग इसलिए फाइंड आउट करना है कि हमारे नेक्स्ट मंथ पे जब जो सोल्व हुआ था ना वो रिमेनिंग से सॉल्व हुआ था, रिमेनिंग से सोल्ड हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 5000 माइनस 3000। अब जाके हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारा नॉवेल्स सोल्ड हुए थे नेक्स्ट मंथ इन सेकंड मंथ्स, ठीक है, वो रिमेनिंग से सोल्ड हुए थे, जो कि हमारे पास 2000 यहाँ पे लिखना है मैंने, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 500। अच्छा, अब यहाँ पे रिमेनिंग नॉवेल्स निकालती हूँ। सेकंड मंथ जो कि -500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500। ठीक है। अच्छा, सो आफ्टर सेलिंग पार्ट्स ऑफ इट्स स्टॉक in the first month and the second month, the bookstore has 1500 Urdu novels left। नॉवेल्स लेफ्ट लिख लें या रिमेनिंग लिख लें, इट्स अप टू यू। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करती हूँ। A supermarket in Islamabad had an initial inventory of 1500 kg of basmati rice. During Ramzan, it sold 9/10 of its stock. After Ramzan, they stock 2/3 of the sold quantity. How many kg of rice do they have now? I'm really sorry, मुझे यौन आ गया। मैं इस वक्त इतनी फुल नींद में हूँ, लेकिन मैंने यही इरादा किया था कि जो भी कुछ हो जाए। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और मैंने इसको लाजमी कंप्लीट करके अपलोड करना है, क्योंकि मैं 1.4 अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैंने 1.5 भी अपलोड करनी है। जितनी जल्दी हो सके मैंने इस चैप्टर को बस ख़त्म करना है, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 फिर करवा सकूँ, चैप्टर नंबर 2। नींद में पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, अभी ये तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। मीन्स के यूनिट 1 ख़त्म होगा तो मैं यूनिट 2 शुरू करवाऊँगी। चलें, जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं।
amount of rice sold 1500 over 9/5, ये 1350 kg हो गया, ठीक है। उसमें अब हमारे पास रिमेनिंग कॉस्ट 1500 में से 1350 रिमेनिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 150 kg आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब निकालनी है अमाउंट ऑफ राइस रीस्टॉक हुआ है जब दोबारा से। अब इस 1350 को मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 kg, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 900 kg। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल इन्वेंट्री आफ्टर रीस्टॉकिंग, ठीक है। तो वो हो जाएगा 150 प्लस 990 150 प्लस 900, सॉरी मैंने गलती से यहाँ 990 लिखा है, दिस इज़ नॉट 990, दिस इज़ 900, सॉरी, ठीक है। और ये आ जाएगा 1050 kg। अब इसके बाद हम लिखते हैं देयरफॉर द सुपरमार्केट now has a sold of 1050 kg of बासमती राइस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करती हूँ, उसके बाद मैं इसको शुरू करती हूँ। पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1200 मीटर्स ऑफ फैब्रिक एवरी डे। Each day they use 1/5 of the fabric produced or that day plus 10% of the remaining fabric from the previous day production. How much fabric is left after 7 days? अब हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ठीक है, वो प्रोड्यूसेस 1200 मीटर्स ऑफ फैब्रिक एवरी डे बना रही है, ठीक है। ईच डे दे यूज़ 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक फ्रॉम द प्रीवियस डेज प्रोडक्शन। अच्छा, 1/5 जो है वो ऑन द सपोर्ट जो मतलब उनकी फैब्रिक का जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और प्लस जो 10% जो पिछले दिन का जो रह जाता था वो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हाउ मच फैब्रिक इज़ लेफ्ट आफ्टर 7 डेज़। तो अब आपने ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर डे 1, डे 2 और डे 3 की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो बात आई थी वो किसकी थी? 7 डेज़ की। हाउ मच फैब्रिक इज़ लेफ्ट आफ्टर 7 डेज़। तो इसी वजह से जब तक हम डे 7 तक नहीं निकालेंगे हम तक उस वक्त तक नहीं बता सकेंगे। तो डे 1 की जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो मैं सबसे पहले डे 1 की कैलकुलेशन करूँगी, उसके बाद डे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, डे 1 की जो कलेक्शन थी और जो प्रोडक्शन हुई थी वो आपके सामने कितनी हुई है? 1200 मीटर, ठीक है। इसी तरह यूज्ड कितनी हुई? 1200 मल्टीप्लाई बाय जो यूज हुई थी हमारी वो हुई थी 1/5, ठीक है, 1/5। तो ये हमारे पास रह गया 240 मीटर, ठीक है। अब इसमें से हमने रिमेनिंग निकालना है, जाहिर सी बात है रिमेनिंग निकलेगा तो हमें पता चलेगा। तो हम रिमेनिंग निकालेंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया? 1200 माइनस 240, तो इसका मतलब 960 मीटर, ठीक है। ये हो गया डे 1। अब हम कहते हैं डे 2, ठीक है। अब यहाँ पे डे
वंस रिमेनिंग क्योंकि आपके ये यहाँ पर डे 1 की जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर हम क्यों इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बात की थी क्वेश्चन में कि जब प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा था 1/5 तो उसके साथ प्लस कितना इस्तेमाल हो रहा था, 10% भी इस्तेमाल हो रहा था ना, कि वो बता रहे थे कि पिछले दिन का 10% भी। तो इसी वजह से जब आप डे 2 कैलकुलेट करेंगे तो हम डे 1 का भी लेंगे, फिर जब डे 3 का कैलकुलेट करेंगे फिर हम पीछे डे 2 का भी लेंगे। ये बेसिकली हमारे पास सर्कल चलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्शन 1200 मीटर और यूज्ड कितना हुआ था, एक तो 1/5 हुआ और एक हुआ साथ में प्लस बोला था तो प्लस और 10%, तो 10% का आपके सामने मैंने लिख दिया, रिमेनिंग ले लिया हमने ठीक है, क्योंकि 10% है ना हमारे पास, तो 10% का जब आपको पता है ये इस हर परसेंट को उठाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। तो चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 मल्टी प्लस 0 से कटा ये 0 से, तो ये आ गया 96। तो इस तरह 336 मीटर डे 2 में हो गया ये काम। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग फैब्रिक, क्योंकि हमने इसलिए रिमेनिंग फैब्रिक निकालना है क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन में करना है। 1200 माइनस 336 तो आपके पास आ जाएगा 1824 मीटर, ठीक है। चलें इसी तरह डे 3 निकालते हैं अब हम अपना अब डे 2 का जो रिमेनिंग होगा मीटर हो गया, इसमें प्रोडक्शन क्या आ जाएगी 1200 मीटर और यूज्ड क्या आ जाएगी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1200 प्लस 10% फिर आ जाएगी और हम 1824 करेंगे। 240 प्लस 182.4 तो 422.4 मीटर। अब इसमें फिर हम रिमेनिंग फैब्रिक निकालेंगे। एटीन 24 1200 माइनस 422.5 तो ये आ जाएगा 2601.6 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। डे 2 डे 3 और डे 1, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चले। इसी तरह डे 4 का करते हैं। चलो डे 4, अब हम डे 4 निकालते हैं। डे 3 रिमेनिंग फैब्रिक प्रोडक्शन क्या है 1200 मीटर है और यूज हमारी क्या हो रही है जो कि 1/5 और प्रीवियस डे की हमारी रिमेनिंग फैब्रिक से 10% निकाल लेंगे हम, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 240 प्लस 260.16 तो ये आ जाएगा 500.16। फिर हम इस पर रिमेनिंग फैब्रिक निकाल लेंगे। रिमेनिंग फैब्रिक 260 1.6 प्लस 1200 माइनस 500.16 तो ये आ जाएगा 3301.44 मीटर। इसी तरह हमारे पास आ गया डे 5
डे 5 में हमारे पास डे 4 का रिमेनिंग, फैब्रिक मीटर, प्रोडक्शन 1200 मीटर, यूज्ड 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1200 जो कि सेम आ रहा है। अब यहाँ पे 10% निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 301.44, यहाँ पे 240, 330.144 और ये आ जाएगा 570.144। इसी तरह रिमेनिंग फैब्रिक 3301.44 प्लस 1200 माइनस 570.144, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3931.3 मीटर। इस तरह हम डे 5 में पहुंच गए और डे 5 में हमने निकाल लिया कि हमारे पास बेसिकली डे 5 में क्या था। ठीक है, इसी तरह हम डे 6 में निकालते हैं। डे 6 में हमारे पास है पहले डे 5 का रिमेनिंग, फैब्रिक 3931.3 मीटर, प्रोडक्शन 1200 मीटर, यूज्ड 1200 प्लस 10% 5 डेज़ का, 5th डेज़ का इस्तेमाल होगा, जो कि आ जाएगा 633.13। इसमें से हम रिमेनिंग फैब्रिक निकाल लेंगे। रिमेनिंग फैब्रिक जिसमें 393.1.3 प्लस 1200 माइनस 633.13 जो कि मेरे पास 4498.1 मीटर आ जाएगा। इसी तरह मैं डे 7 से कैलकुलेशन करूँगी, डे 7 की, जिसमें डे 6 का रिमेनिंग फैब्रिक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्शन आ जाएगा 1200 मीटर, इसमें यूज्ड आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1200 प्लस 10% ऑफ 6th डे, तो ये आ जाएगा 240.81, तो 689.81। तो यहाँ पे रिमेनिंग फैब्रिक डबल 498.1 प्लस 1200 माइनस 689.81 जो कि आ जाएगा 5008.3 मीटर। So after 7 days, the factory has appropriately 508.3 meters of the fabric left. ठीक है, so आप यहाँ पर ये लिख दें जस्ट 508.3 meters of the fabric left। ठीक है, अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब जाके इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे डे 6 पे कलर कर देती हूँ, डे 7 पे, और हमारा डे 5 पे रह गया था। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आगे जाती हूँ और आगे करती हूँ मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है टोटल 14 क्वेश्चंस हैं इसके, पर दुआ करें कि अल्लाह करे कि आज हम कंप्लीट कर लें। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको बस जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। अच्छा, a toy store initially has 2,500 toys in stock. Each day they sell 7% of the remaining toys and add 150 new toys to their stock. How many toys are left after 1 week and how many toys they sold in 1 week? Again the same thing we have to do, the same till day 7. Anyhow करते हैं, चलें। कोशिश तो कर रही हूँ कि थोड़ा सा छोटे छोटे हमारे पास आएँ, लेकिन वही बात है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। डे 1, ठीक है। टोटल इन स्टॉक कितना था? टोटल इन स्टॉक 2500। ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2500 which is 7 divided by 100 multiply by 2500, जो कि आपके पास आ गया 175। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स। 2500 से माइनस 175 कर लेंगे तो हमारे पास 2325 आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग, क्योंकि रीस्टॉक भी हुआ है और ये आपको पता है कितना हुआ था, उनने बता दिया था। अगर 150 ट्वाइस को हम करते हैं तो 2475। ठीक है। अब ये 2475 ट्वाइस रिमेनिंग at the end of the day, at the end of the day। डे 2 में देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ट्वाइस इन स्टॉक 2475। अब ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2475, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2475, जो कि आंसर आ जाएगा 173.25। ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2475 माइनस 173.25, जो कि है 2301.75। हमारे पास ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स निकल आया। अब हम करेंगे ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स। अब हम करेंगे ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग। ठीक है। ज़ाहिर आपको भी पता है कि जब इन्होंने ये बात की थी कि रीस्टॉक होगा तो हमने वो भी निकालना है। तो 2451.75, इट्स मीन 451.75 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह अब हम निकालेंगे डे 3। ठीक है। डे 3, अब डे 3 में हमारे पास क्या है? ट्वाइस इन स्टॉक, ट्वाइस इन स्टॉक कितने, जो मैंने निकाला है 2451.75, और ट्वाइस सोल्ड कितने हुए फिर इस वाले डे में? वही 7% ऑफ 2451.75 माइनस 171
161.62. Twice sold 7% of 24, ये हो गया। अब इसको सबसे पहले निकालेंगे। 2451.75, हमारे पास आंसर आ गया 171.62। अब यहाँ पे आ गया ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स, 2451.75 माइनस 171.62, तो यह आ जाएगा 2280.13। इसी तरह ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉक करेंगे जब 2280.13 प्लस 150, तो यह आ जाएगा 2430.13। यहाँ पे लिख दिया 2430.13 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे। ये हो गया डे 3। इसी तरह सेम पॉइंट्स के साथ हम डे 4 निकालेंगे। उसके बाद डे 5, जो हम वेरी फर्स्ट डे से जिस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी की कैलकुलेशन आगे भी चलती है, वही सेम टू सेम। यहाँ पे ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ जो आपका डे 4 में था, तो यह आ जाएगा 7/100 मल्टीप्लाई बाय 2430.13, और ये आपके पास आ जाएगा 170.11। ठीक है, 170.11। इसी तरह ये आगे से निकाल लेंगे हम ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स, ये आ जाएगा 2430.13 माइनस 170.11, तो ये आ जाएगा 2060.02। इसी तरह ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग जो होगा, ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग 2260.02 प्लस 150, यह आ जाएगा 2410.02, तो यह आ जाएगा 2410.02 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह हमारे पास डे 5 आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस इन स्टॉक 2410.02, ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2410.02, 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2410.02, 168.70। इसी तरह ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2410.02 माइनस 168.70, 2241.32। इसी तरह ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग 2241 प्लस 150, तो यह आ जाएगा 2391.32। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा 231.32 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास डे 6 आ जाएगा। डे 6 में ट्वाइस इन स्टॉक 231.32 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2391.32, जो कि 7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 2391.32, ये आ गया 167.39। इसी तरह ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2391.32 माइनस 167.39, जो कि 2223.93। अब ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग 2223.93 प्लस 150 2373.93। इसी तरह 2373.93 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डे 7 आ गया। ट्वाइस इन स्टॉक कितना हुआ, जो कि हमने निकाला है 2373.93, और इस तरह से ट्वाइस सोल्ड कितने हो जाएंगे 7%, जो कि हमें गिवन है, किस में से, जो हमारे बाकी रिमेनिंग थे। तो ये आ गया 166.17। इसी तरह मैं लिखती हूँ ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2373.93 माइनस 166.17 2207.75 ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग प्लस 150 2357.75। अब ये होगा कि 2357.75 ट्वाइस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब इस तरह से क्या करेंगे, अब एक बात होगी, द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस रिमेनिंग इन स्टॉक आफ्टर 1 वीक, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कितने रिमेनिंग स्टॉक जो होगा आफ्टर 1 वीक इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितने, जो हमारा निकला है 2358, उसको राउंड अबाउट कर लेंगे, इसको हम राउंड अबाउट कर लेंगे और लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस सोल्ड। उन्होंने ये भी बात की थी कि कितने नंबर ट्वाइस सोल्ड हुए थे ड्यूरिंग द वीक, हमने ये भी फाइंड आउट करना था। इसी तरह हम सारों को इकट्ठा कर लेंगे जो हमने सोल्ड किए थे, ठीक है। प्लस 166.17, इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 1192.25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस सोल्ड
ड्यूरिंग द वीक 1192.25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा 1192। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप इसको दोबारा से जो है ना इस चीज़ को समझ लें। मैं फिर से एक और दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या था। अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज इन स्टॉक। ईच डे द सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। वो कहते थे कि हर दिन जब 7% सेल होता था, तो वो 7% कहाँ से सेल होता था? जो रिमेनिंग टॉयज होता था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 7% सेल हुआ। ठीक है, ये आपका। उसके बाद हमने फिर से निकालना है किससे? रिमेनिंग से, जो हमारे पास था। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद एंड ऐड करना है। ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉक हो रहा है कितना? 150 न्यू ट्वाइस टू हाउ मेनी ट्वाइस आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक एंड हाउ मेनी ट्वाइस दे सोल्ड इन 1 वीक। फिर एंड पे क्या करना है आपने कि जो आपका आखिर में बचा था वो, और जो डेली बेसिस पे सेल हुआ है उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, आपने उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली सारा का सारा प्रोसीजर आपका निकालने का। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब हमने थर्ड पार्ट किया, उसके बाद हमने फोर्थ पार्ट किया, तो हमें समझ आ गई कि एक्चुअली हमने करना क्या है। इसी तरह चले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास है। अ साइंटिस्ट इज़ वर्किंग with the temperature of 310 K, convert this temperature to Celsius and Fahrenheit। अच्छा, एक जो साइंटिस्ट है वो वर्क कर रहा है किस टेम्परेचर में? 310 K। ठीक है, केल्विन। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले 310 K। ठीक है, अब यहाँ पे इन सेल्सियस, जो कि होता है डिग्री C, उसके लिए निकालेंगे 273.15 से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 36.85 डिग्री C। अब इसी तरह हमने निकालना है इन फ़ारेनहाइट के लिए, क्योंकि दो बात की थी उन्होंने हमसे, तो हमने निकालना है, जिसको हम कहते हैं इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट F। तो यहाँ पे 31 K मल्टीप्लाई बाय 9/5। ठीक है, माइनस 459.67। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये निकल आएगा आंसर 98.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। देयरफॉर 31 K is equivalent to 36.85 डिग्री C एंड 98.33 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये ऐसी एक्चुअली बेसिकली इन्होंने बताया था जो हमने निकालना है। सिंपल। तो जब आपने कन्वर्ट किया है टेम्परेचर को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को, तो ये आपको भी पता है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास जो गिवन है उसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे, तो हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला होता है, हमने उस फार्मूले को अप्लाई किया है। इसी तरह हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द मीन टेम्परेचर ऑफ फॉर जनवरी इज़ इन मरी इज़ -1 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन जुलाई इट्स 18 डिग्री सेल्सियस। In Kashmir, the mean temperature for January is 56 degrees Fahrenheit, while in July it's 104 degrees Fahrenheit. Calculate these temperatures in the opposite scale and determine which city has a larger temperature range. चलिए देखते हैं। मरी में जब क्या था, जनवरी में, ठीक है, कितना? -1 डिग्री होता है। इसी तरह जुलाई में ये लोग कह रहे हैं कितना होता है? 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये मरी की बात हो गई। अब साथ में कश्मीर का भी बताया है इन्होंने कि जनवरी में कितना होता है,
56 फ़ारेनहाइट बताया है और जुलाई में बताया है 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मरी का अलग बताया है, सेल्सियस में बताया डिग्री और कश्मीर में फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे हम करने लगे हैं कन्वर्टिंग मरी टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जनवरी का जो हम करेंगे, जनवरी -1 डिग्री C मल्टीप्लाई बाय 9/5। ठीक है, और प्लस 32, तो हमारे पास आ गया 30.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब हम कन्वर्ट पे करते हैं, जब हमने कन्वर्ट करना हो इसमें फ़ारेनहाइट में, ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देती हूँ आपको, ताकि इसमें कन्वर्ट करते हुए मैं आपको बता दूँ कि असल में हमारे पास फार्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। तो हम इसमें पुट करेंगे। अब हमारे पास कितना था, -1, ये -1 था, इसमें -1 डिग्री C हो गया और मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूले का 9/5 और प्लस 32। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30.2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह हम जुलाई का करते हैं, ये जनवरी का किया है, जनवरी में। ठीक है, और इसी तरह हमने जुलाई का किया है। अब जुलाई में भी पुट करेंगे, जुलाई में हमारे पास है 18 डिग्री C मल्टीप्लाई बाय 9/5 फॉर्मूले का, साथ में प्लस 32, तो ये आ जाएगा 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया। अब हमने किसका करना है, कन्वर्टिंग कश्मीर टेम्परेचर कश्मीर टेम्परेचर टू सेल्सियस, क्योंकि वो हमें गिवन था किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्सियस में। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या है। जब हमने फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना था तब हमारे पास क्या था, और जब हमने सेल्सियस को करना है तो हमने क्या करना है। तो हमारे पास इस वक्त कन्वर्टिंग करनी हो तो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, इस चीज़ को आपने याद रखना है। कब, जब हमने टेम्परेचर को सेल्सियस में किस में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, ये बात याद रखिए मेरा बेटा, तब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। और ये हमने कब करना है, जब हमारे पास सेल्सियस गिवन हो और हमने फ़ारेनहाइट पे करना हो। ठीक है, कन्वर्ट। ठीक है, और ये वाला जो है हमारे पास, सॉरी, फ़ारेनहाइट में, ये देखें आपके पास फ़ारेनहाइट है ना, हमने सेल्सियस में करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है ये, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गया, जनवरी के लिए करना है हमने, जनवरी फ़ारेनहाइट कितना गिवन था, 56। ठीक है, -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट था तो ये 9/5 था। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब मैं इस सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 5/9 आ जाएगा। इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। इसलिए पॉइंट आउट किया कि बच्चे बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस पे बच्चों का आंसर गलत आए।
ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जुलाई में हमने करना है, जुलाई 104 फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ we calculate the temperature ranges in Celsius, ठीक है, इन सेल्सियस। तो सबसे पहले मरीज़ का डिग्री का निकाल लेते हैं रेंज। 18 डिग्री -1 डिग्री, तो ये आ जाएगा 19 डिग्री। 18 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये आ जाएगा 19 डिग्री। आपने रेंज निकालनी है। अब हमने कश्मीर की निकालनी है, कश्मीर रेंज। ठीक है, तो आ जाएगा 40 डिग्री और -13.3 डिग्री, जो कि आपका निकला था। ये देखिए जुलाई और जनवरी का, तो ये आ जाएगा 26.7 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि किसका लार्जर था। कश्मीर हैज़ अ लार्जर टेम्परेचर रेंज कंपेयर टू मरी रेंज। ठीक है, असल में आपने कैलकुलेट करना था यही चीज़, तो इसी वजह से इन सारों को हमने क्यों किया है कि ताकि हमारे पास ये निकल सके। चले, होपफुली आपको ये समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। Samina has a checking amount balance of Pakistani rupees 20,000. During the amount she wrote checks for Pakistani rupees 15,750 and made a deposit of Pakistani rupees 7,500. She also used her debit card for purchases totaling Pakistani rupees 1,250. What is her account balance at the end of the month? टोटल आपके पास, उसके पास था समीना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। समीनाज इनिशियल जो था, इनिशियल बैलेंस जो था इसके पास, ठीक है, इनिशियल बैलेंस वो था, बता रहे हैं कि 20,000 था। ठीक है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, इसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट द टोटल ऑफ द चेक शी रोट। ठीक है, जो कि इसने लिखा था 15,000 का, 20,000 माइनस 15,750 और बाकी रह गया इसके पास 4,250 रुपीज़। इसी तरह उन्होंने कहा कि अब वो डिपॉज़िट भी उन्होंने कराया, ऐड द डिपॉज़िट मेड भी हुआ है, जो कि उन्होंने बताया है 4,250 प्लस 7,500 का। ठीक है, तो वो इसका बन गया टोटल 11,750 रुपीज़। इसी तरह अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है परचेज़ का, जो उसने परचेजिंग की है। द सब्ट्रैक्ट द परचेजेस। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे डे 6 पे कलर कर देती हूँ, डे 7 पे, और हमारा डे 5 पे रह गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आगे जाती हूँ और आगे करती हूँ मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है टोटल 14 क्वेश्चंस हैं इसके, पर दुआ करें कि अल्लाह करे कि आज हम कंप्लीट कर लें। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको बस जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। अच्छा, a toy store initially has 2,500 toys in stock. Each day they sell 7% of the remaining toys and add 150 new toys to their stock. How many toys are left after 1 week and how many toys they sold in 1 week?
again the same thing we have to do, the same till day 7. एनी हाउ करते हैं, चलें। कोशिश तो कर रही हूँ कि थोड़ा सा छोटे छोटे हमारे पास आएँ, लेकिन वही बात है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। डे 1, ठीक है। टोटल इन स्टॉक कितना था? टोटल इन स्टॉक 2500, ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2500 which is 7 divided by 100 multiply by 2500 जो कि आपके पास आ गया 175, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2500 से माइनस 175 कर लेंगे तो हमारे पास 2325 आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्वाइस आफ्टर रीस्टॉकिंग, क्योंकि रीस्टॉक भी हुआ है और ये आपको पता है कितना हुआ था, उन्होंने बता दिया था। अगर 150 ट्वाइस को हम करते हैं तो 2475, ठीक है। अब ये 2475 ट्वाइस remaining at the end of the day, at the end of the day। डे 2 में देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ट्वाइस इन स्टॉक 2475, अब ट्वाइस सोल्ड 7% ऑफ 2475, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2475 जो कि आंसर आ जाएगा 173.25। ट्वाइस रिमेनिंग आफ्टर सेल्स 2475 माइनस 173.25 जो कि है 2301.75। मेड विद द डेबिट कार्ड, जो कि 11,750 माइनस 1250 is equal to 10,500 rupees. So at the end of the month Samina's account balance is पाकिस्तानी रुपीज़ 10,500, ठीक है। ये था एक्चुअली क्वेश्चन कि उसके पास 20,000 रुपीज़ थे, जो कि उसने जब चेक लिखा तो 44,250 रह गए। उसके बाद उसने एक और डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, वो 11,750 आए। उसी तरह उसने उस डेबिट कार्ड को परचेजिंग की तो 10,500। तो जाहिर है एंड ऑफ द मंथ जब उसका रहा तो उसका बाकी जो बचा था वो 10,500 है। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Jamil bought Pakistani rupees 8,000 from his friend and promised to pay Pakistani rupees 9,500 after a year. Calculate the simple interest rate. Now you have to calculate the simple interest rate, ठीक है। चलें, सिंपल इंटरेस्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इंटरेस्टिंग रेट का जो फार्मूला है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, वो मैं लिखने लगी हूँ। इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई बाय टाइम जो उसने वादा किया होगा और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि इंटरेस्ट क्या था। सबसे पहले इसके पास पाकिस्तानी रुपीज़ थे जो कि 9500 थे और पाकिस्तानी रुपीज़ 8000। उसके बाद ये माइनस हुए 1500। ठीक है, 1500 उसने जो लिए थे 8000 लिए थे और उसने ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं 1 साल बाद दूंगा तो वापस 9500 दूंगा। तो इसी तरह सिंस आपके पास जो उसने जो टाइम पीरियड लिया था, सिंस टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर। ठीक है, अब आपके पास ये है कि 1 ईयर था। द फॉर्मूला सिंप्लीफाइज टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, टू इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 1500। जो फॉर्मूले में हम पुट करने लगे हैं, प्रिंसिपल उसका 8000 था और 1 ईयर था और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो इसने लिए थे बोरो वो आपका प्रिंसिपल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो 2 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है आंसर 18.75%। सो देयरफॉर द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज़ 18.75%। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फातिमा हैज़ फातिमा टेक्स अ लोन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक दैट चार्जेस 7% एनुअल इंटरेस्ट compounded annually. If she wants to repay the loan in 5 years, how much will she have to pay in total? उसने 5 लाख का लिया लोन, ठीक है, बैंक से, और उस वक्त जो इसका एनुअल इंटरेस्ट 7% बन रहा था। ठीक है, अब वो कहती है कि इफ़ शी वांट्स टू रिपे द लोन इन 5 years, अगर वो 5 साल का लोन को करती है तो फिर उसको कितना, हाउ मच विल शी हैव टू पे इन टोटल, फिर इसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो रेट था, जो एक्चुअली उसने लिया था प्रिंसिपल रेट, वो था पाकिस्तानी रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, जो 5 लाख लिया था, उसमें एनुअल इंटरेस्ट पहले बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की वो कह रहे हैं 7% और टाइम 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम 3 ईयर्स। टाइम जो है वो 5 ईयर्स है, सॉरी, क्योंकि कुछ बुक्स में 7 ईयर्स है, कुछ बुक में ना प्रिंटेड मिस्टेक है, वो कह रहे हैं कि 5 ईयर्स है। और एनी हाउ जो मेरे पास बुक है बेटा, उसमें ना इंटरेस्ट जो रेट लिखा हुआ है वो 5 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम, तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। बाकी जो है ना वो आप देख लीजिएगा, आप टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। वी नो डैट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें पता है कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है प्रिंसिपल 1 रेट अवर एन और एन टी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो था वो 5 लाख है। ठीक है, और रेट जो था हमारे पास वो 7%। अब आप 7% को सबसे पहले आप निकाल लें बाय 100, जो कि आपके पास 0.07 बनेगा। तो यहाँ पे 0.07 और आपका जो n है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब इसी तरह आगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको प्लस कर ले, इसको मैं क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ।
कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 0.07 0.07 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 1.07, ठीक है, 1.07 और ये आ जाएगा 5। 1 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है ना, हाँ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी मैं पहले। 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, सॉरी, इसको मैं बेसिक में करती हूँ। तो 1.07 मल्टीप्लाई 1.07 मल्टीप्लाई 1.07, 3 टाइम्स हो गया, ये आ गया 4 टाइम्स, ये आ गया 5 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई 5 लाख हो जाएगा, 1 2 1 2 3। तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है कुछ इस तरह से 701,275.87, ठीक है, ये है कोमा। सो देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर we'll have to pay total of Pakistan rupees 70.275.87 आफ्टर 5 years, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ। मेरे पास इस वक्त क्वेश्चन है, अहमद इन्वेस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ 10,000 इन अ बॉन्ड दैट पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, हाउ मच विल ही अर्न इन इंटरेस्ट आ 4 ईयर पीरियड। चलें, 4 ईयर पीरियड में कितना कोई इंटरेस्ट बनता है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है तो इसी वजह से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो कि आपके पास है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ओवर 100, ठीक है। अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पी जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप कहते हैं तो मैं लिख भी देती हूँ। पी जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है, वेयर पी इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंड आर इज़ रेट एंड योर टी इज़ टाइम, ठीक है, एंड योर आई इज़ इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल। यहाँ मैंने लिख दिया। चलें, एनी हाउ गिवन डैट मैं लिख देती हूँ कि हमें गिवन क्या है। गिवन डैट प्रिंसिपल पाकिस्तानी रुपीज़ 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 8%, टाइम आपके पास क्या है, ये टी 4 years, ठीक है, एंड हेयर यू हैव टाइम, ओके, नॉट इंटरेस्ट, रिमेंबर। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। तो नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। यह आ जाएगा आपके पास 3200 पाकिस्तानी रुपीज़। देयरफॉर अहमद will earn total of Pakistani rupees 3,200 in interest over a 4 year period, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, अ बिजनेस मैन टुक अ लोन, क्वेश्चन नंबर 11 solution, a businessman took a loan of Pakistani rupees 30 lakh from the bank at 12% and annual interest. If he plans to repay the loan in 5 equal annual installments, how much will each installment be? चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। यहाँ पे लोन अमाउंट क्या है, रुपीज़ 30 लाख, एनुअल इंटरेस्ट क्या है, 12%, which is going to be 0.12, number of payments which is in years, ठीक है, वो है 5। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है एनुअल इंटरेस्ट विच इज़ लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे लोन अमाउंट कितनी थी, 30 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट जो रेट था हमारा वो तो इसको आपस में किया तो हमारे पास आ गया ये। अब यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखूँगी, टोटल पेमेंट जो कि लोन अमाउंट में होती है प्लस एनुअल इंटरेस्ट। लोन अमाउंट में हमारे पास आ गई 30 लाख प्लस एनुअल इंटरेस्ट हमारे पास जो आया था वो, तो ये आ गया हमारे पास 33,60,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है एनुअल इंस्टॉलमेंट, टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आ गया 672,000। सो देयरफॉर each annual installment should be Pakistani rupees 6,72,000। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारे पास अ प्रॉपर्टी वाज बॉट फॉर पाकिस्तानी रुपीज़ 75 lakh and after some improvement costing 9,50,000 it was sold for Pakistani rupees 12 million। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपने कैलकुलेट करना है गेन परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली गेन परसेंटेज का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि हमारे पास गेन परसेंटेज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस
एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब इस गेन परसेंट के लिए हमने जो करना है वो ये है कि गेन परसेंट के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है हमने कैलकुलेट करना है गेन परसेंट में, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ये फॉर्मूले में पुट करके लिखेंगे। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो है परचेज प्राइस प्लस इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे परचेज प्राइस क्या थी, 7,500,000, ठीक है, 7,500,000 विच इज़ 7,500,000, ठीक है। और यहाँ पे 9,50,000, ठीक है। 7,500,000 से ये जब आप इसमें प्लस हुआ तो हमारे पास हो गया 845,40, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हुई है, तो सेलिंग प्राइस हमारी जो थी वो है पाकिस्तानी रुपीज़ बनी थी 1 2 3 4 5 6। पहले मैं चेक कर लूँ ये डिजिट सही लिखे हैं मैंने, बुक से टैली करने लगी हूँ। बुक से टैली इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर मैंने डिजिट्स आगे पीछे किए तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 12 मिलियन, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो थी वो 12 मिलियन थी। सेलिंग प्राइस आपकी 12 मिलियन हो गई। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का भी फॉर्मूला अपना है और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आपको भी पता है 12 मिलियन है और कॉस्ट प्राइस जो आपकी निकली थी वो है 845,40, ठीक है। तो इनको आप इसमें माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 3, ये आंसर आ गया, और 355,1234 ये आ गया ये, ठीक है। जब आप लोग लिखें बेटा ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा डिजिट्स का मसला ना हो, क्योंकि अगर आपने एक आधा नंबर भी डिजिट ज़्यादा लिख लिया तो मेरा बेटा सारा का सारा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं चेक कर रही हूँ कैलकुलेटर से कि जो मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, और इसको 100%, इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 01%, ठीक है। सो ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं एज इट इज़ डाल के, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब तो कैलकुलेटर इतने एडवांस आ गए हैं कि जिसमें वो आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं कि आपको स्टेप्स भी इतने करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। 01%, यहाँ पे ये 40 वैसे ही कट जाएंगे और इसमें डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल वे में, ओके। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन कौन सा किया था हमने क्वेश्चन किया था 12। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि सॉल्यूशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले रीड आउट करते हैं। अ रिटेलर बॉट 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट पाकिस्तानी रुपीज़ ईच 50 each. The retailer sold 70 units of the product at a price of Pakistani rupees 80 each and the remaining 30 units at a clearance price of Pakistani rupees 30 each. Calculate the overall profit or loss percentage of the retailer. अच्छा इन्होंने क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट भी और जो इनको लॉस भी हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ
प्रॉफिट फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो कि है प्रॉफिट टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन था वो कि टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट पर यूनिट पाकिस्तानी रुपीज़ 50 दे रहे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, ऑफ यूनिट्स बॉट 100। यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स बॉट जैसे आप कह लें, यूनिट्स बॉट। तो इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000, ठीक है, रुपीज़। इसी तरह टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू, अच्छा, रेवेन्यू में सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग, जो कि आपको दिया था 70 यूनिट्स एट पाकिस्तानी रुपीज़ 80 ईच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 80 जो कि हो जाएगा 900 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद टोटल रेवेन्यू तो वो आ जाएगा 5600 प्लस 900। तो मेरे पास आंसर आएगा पाकिस्तानी रुपीज़ 6500। ऐसे ही है। अब मैं प्रॉफिट में मैं ये दोनों डालूँगी तो वो आ जाएगा 6500 फॉर्मूले में माइनस 5000। तो पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बन गए, 1500। और इसी का जब मैं प्रॉफिट निकालूंगी, इसी का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज जब निकालेंगे तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला असल में मैंने यहाँ पे लिखना था, मैं आपको एक थोड़ा सा कंफर्म कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्रॉफिट 1500 और आपका जो टोटल कॉस्ट आया था पीछे अगर आप देखें तो वो 5000। तो आपने सिर्फ पुट किया है, पुट करने के बाद आपने यहाँ पे आंसर ले लेना, सिंपल, ठीक है। देयरफॉर द रिटेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। जो थोड़ी सी मिस्टेक होती है वो बेटा मैं सही कर लेती हूँ उसी वक्त। ज़ाहिर है लिखते हुए कभी कभी जब आपने बल्क में इतनी वीडियोस बनानी होती हैं तो लिखते लिखते अक्सर दफ़ा जो डिवाइड होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो कभी कभी स्किप भी हो जाता है। जैसे एडिशन का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, स्क्वायर का साइन होता है। जब आप इतना पढ़ा रहे होते हैं ना तो वो आपके ना दिमाग से मेरा घूम रहा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फातिमा अर्न्स पाकिस्तानी रुपीज़ 5,10,000 पर मंथ. She spends 1,53,000 Pakistani rupees, 30% of her income on rent, 1,27,500 Pakistani rupees, 25,000 of her income on food,
51,000 Pakistani rupees 10% of her income on transportation, and 1,02,000 Pakistani rupees 20% of her income on other bills. How much money does Fatma save each month? Also write answer in percentage of the total income. चलिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके टोटल एक्सपेंसेस क्या थे। सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास थे रेंट प्लस फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन और प्लस अदर्स बिल, ठीक है, अदर बिल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आराम से, प्लस तो ये आ गया आपके पास 433,500। अच्छा, उसकी सेविंग्स क्या थी? उसकी सेविंग्स हम लिखते हैं इनकम से माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे जो उसने टोटल एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। तो इनकम तो उसकी थी 5,10,000, ठीक है, और जो उसने एक्सपेंसेस भी रहे थे उसके वो ये, इस हिसाब से ये 76,500 हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि परसेंटेज असल में निकालनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम सेव्ड, जो कि हमारे पास है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। असल में ये आपका बेसिक फार्मूला था ये वाला जो आपने निकालना है। तो ये आ जाएगा 76,500 डिवाइडेड बाय इनकम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, जो कि आपके पास आ जाएगा 15%। अब यहाँ पे आप लिख लें फातिमा सेव्स पाकिस्तानी रुपीज़ 76,500 ईच मंथ, which is approximately 15% of her टोटल इनकम। इन्होंने कहा था कि आपने जो आंसर लिखना है वो परसेंटेज में लिखना है, तो वो मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, परसेंटेज। उनका जो आंसर था कि आल्सो राइट योर आंसर इन परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम विच इज़ हैव रिटन ऑलरेडी। सो हेयर वी हैव completed our exercise 1.5. I hopefully you also enjoyed this exercise also, जो जैसे कि हम पहले एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको जो है इस चीज़ पर शिकवा नहीं होगा कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं करवा रही, मैं बहुत स्लो करवा रही हूँ। और अगर इस होल लेक्चर में कोई भी ऐसी मिस्टेक हो तो काइंडली मैं फिर आपसे माजरत चाहूँगी इस बात पर कि मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर होता है कि मैं आपको मेथड समझाऊँ, फॉर्मूले समझाऊँ। बाकी जो प्लस माइनस की या डिजिट की या कोई रिटर्न नंबर की गलती हो जाती है तो डेफ़िनेटली जब आप इतनी सारी वीडियोस बना रहे होते हैं और डेली बेसिस में आपने पढ़ाना होता है तो ये छोटी मोटी गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। जो मकसद बेस है वो यही है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है, और आप लोगों को मेथड आना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड द मेथड तो इट डजेंट मैटर कि आपकी मल्टीप्लिकेशन में गलती हो रही है, सब्ट्रैक्शन में हो रही है, एडिशन में, वो आप ठीक कर सकते हैं खुद से अगर आपको मेथड समझ आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई विल मीट यू टुमारो इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन विद द न्यू चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, गुड लक ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।